नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पटना में मनाया जाएगा गुरु गोविंद सिंह महाराज का 354वां प्रकाश पर्व। पटना में श्रद्धालुओं का आना शुरू। 3 दिनों तक चलने वाले प्रकाश उत्सव पर्व को लेकर तैयारियां पूरी। गुमला में बॉक्साइड माफिया धड़ल्ले से कर रहे अवैध खनन, दलाल और बिचौलिया कर रहे अवैध माइनिंग। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक और ट्रक मालिक को किया हिरासत में। जमशेदपुर में 3 जनवरी की शाम को हुई थी जूली घोष की हत्या। 15 दिन बाद भी जूली घोष के हत्यारी नहीं हुए गिरफ्तार। मुख्य समाज ने थाना किया गिरफ्तार। कटिहार में घर में काम करने वाले नाबालिग के साथ बनाया शारीरिक संबंध। नाबालिग के गर्भवती होने पर कराया गर्भपात। पीड़िता के परिजनों ने लगी पुलिस ने गुहाई। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस आलाकमान और सीएम के बीच मुलाकात को लेकर झारखंड में सियासी पारा गर्म हो चला है। बीजेपी ने हेमंत सरकार को कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बताकर इस मुलाकात पर सियासत शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही है, जिसको अभी हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिले थे, जिससे कि राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस आलाकमान और सीएम के बीच मुलाकात को लेकर झारखंड में सियासी पारा गर्म हो चला है। दरअसल इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह सरकार कांग्रेस की कठपुतली है। सरकार कांग्रेस के द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट से चलती है और दिल्ली दरबार से ही सब कुछ तय होता है। अब सोनिया जी जाने और हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री जाने, मंत्री जी अपने कामों में पूरी तरह असफल हो गए। हम तो बार बार इस बात का कहते हैं कि कांग्रेस के दिल्ली कार्यालय से स्क्रिप्ट लिखा जाता है और मुख्यमंत्री जी उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का काम करते हैं। कांग्रेस के द्वारा चलाई हुई कठपुतली सरकार है। इस मुद्दे पर जेएमएम के केंद्र महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि बीजेपी को शिष्टाचार मुलाकात के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पर बीजेपी को ये पता नहीं है, ये दुर्भाग्य है। वो केवल राजनीति करना जानती है। कि कांग्रेस हमारे सहयोगी दल है और सहयोगी दल के जो राष्ट्रीय नेतृत्वगण हैं उनसे मिलना एक शिष्टाचार होता है। अब भाजपा को तो ये समझ में आएगी नहीं, इसलिए खैर उनको बातों का तो हम जवाब देंगे नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री इसके अलावा भी जो सरकारी काम है उस काम को भी निपटा रहे हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री से भी मिले हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब उनको जो ऊर्जा मंत्री है उनसे भी उनकी मुलाकात होनी है डीवीसी के मुद्दे पर। हम लोगों का जो गठबंधन की जो सरकार है उसकी जो बातें हैं उसके लिए जो घटक दल के लोग हैं उनके नेतृत्व से मिलेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, जब भी गठबंधन में कोई होता है तो एक दूसरे से कुशलक्षेम पूछते ही हैं। ये शिष्टाचार भारतीय जनता पार्टी को नहीं मालूम है, लेकिन उनको इस बात का सम्मान करना चाहिए। इधर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि दीपक प्रकाश प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री की मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात है, जो कि पहले से ही प्रस्तावित थी। सरकार को 1 साल पूरा हो चला है, ऐसे में सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं और आने वाले समय में क्या कुछ प्रायोरिटी होगी, इन सब चीजों पर मुलाकात में चर्चा होनी है। पर बीजेपी लोगों को बरगलाने का काम करती है। सरकार गठन के 1 वर्ष पूरे हो चुके थे और जब हम महागठबंधन में सरकार चला रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए शिष्टाचार वर्ष दिल्ली गए हैं और विगत वर्ष
सरकार के स्तर पर जनता के हित में जो भी निर्णय लिए गए या जो कार्य हुए उनको बताना उन्होंने उचित समझा और आगे आने वाले दिनों में जो 4 वर्षों के जो रोड मैप है उसको लेकर के भी चर्चा हुई और ये शिष्टाचार मुलाकात थी। इसमें इस प्रकार की बात की कांग्रेस की कठपुतली है, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। इस प्रकार की ओछी बातें करना भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश जी, उनको शोभा नहीं देता है। बहरहाल इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के विकास में कौन सी रणनीति बनाएंगे, इसे वक्त पर छोड़ दिया जाए। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने हेमंत सरकार को कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बताकर इस मुलाकात पर सियासत जरूर शुरू करती है। सहयोगी पंकज के साथ नवीन शर्मा की रिपोर्ट। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भाजयुमो के नवनियुक्त पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रदेश भर में आए बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचकर केंद्र सरकार की योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलवाने की दिशा में काम करें। वहीं भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने युवाओं के स्वर्णिम विकास के लिए सार्थक पहल शुरू की है। नई शिक्षा नीति, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया ने युवाओं के लिए नए अवसर खड़े किए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के सपने को पूरा करने में भाजयुमो अपना अहम योगदान दे ताकि देश के विकास के पथ पर अग्रसर हो। जिला प्रभारियों के साथ, जिला अध्यक्ष गणों के साथ हमारे प्रदेश नेतृत्व का एक परिचयात्मक बैठक रहा है। यह परिचय बैठक बहुत ही सार्थक बैठक रहा। इसमें आने वाले दिनों में भारतीय जनता युवा मोर्चा को एक विपक्ष की भूमिका में, सशक्त विपक्ष की भूमिका में कैसे अपने आप को योगदान देना है, इसके लिए भी बातचीत हुई है। और यहां से जाने के बाद हम लगातार उस दिशा में कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आवाजों को गांव, गली और निचले स्तर तक ले जाने का सार्थक प्रयास करेंगे। और वैक्सीनेशन को लेकर बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि बीजेपी वैक्सीनेशन को लेकर महिमा मंडी कर रही है और वैक्सीनेशन के साथ उन्होंने सभी राज्य में केंद्र से प्रवक्ता को भेज दिया है, जिसका प्रचार प्रसार और ब्रॉडिंग किया जा रहा है और बीजेपी इस पर राजनीतिक लाभ जुटाने में लगी हुई है। वहीं जेएमएम के केंद्र महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वैक्सीनेशन के श्रेय भारत को वैक्सीनों के और वैज्ञानिकों को जाता है, पर बीजेपी अपनी तारीफ में लगी हुई है। हमारे देश में वैक्सीनेशन प्रक्रिया एक चैन है जो 60 से 65 वर्षों से चली आ रही है, पर हमने इसका कभी राजनीतिक लाभ नहीं लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस पर कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ लोगों को, यहाँ के वैज्ञानिक को यहाँ आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। इस तरह के सवाल उचित नहीं है। ये जो चीजें हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का ये सगल हो गया है कि किसी अभियान को इवेंट मैनेजमेंट की तरह राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया जाए। आपने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक लाभ के लिए, जैसे ही टीका को सभी राज्यों में रवाना किया, उसके पीछे पीछे उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को सभी राज्यों में भेजने का काम किया। यहां भी हमारे आदरणीय मित्र जफर इस्लाम जी को भी उन्होंने भेजा था। लेकिन ये आत्मनिर्भरता जो वैक्सीन के माध्यम से हम अपने वैज्ञानिकों को सलाम करते, ये आत्मनिर्भरता क्या सिर्फ 4-6 वर्षों का परिणाम है? आजादी के 73 वर्षों तक कांग्रेस सरकारों में तमाम तरह के अभियान चलाए गए, चाहे पल्स पोलियो का अभियान हो, खसरा का टीकाकरण हो, चेचक का हो, कई ऐसे टीकाकरण अभियान चलाए गए। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इस चीज का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। टीकाकरण का तो क्रेडिट भारत के महान वैज्ञानिकों को है कि जिन्होंने अथक प्रयास करके इस तरह से पूरे विश्व के साथ में, ऐसा नहीं है कि केवल हमारे यहाँ ही टीकाकरण शुरू हुआ है, पूरे विश्व में टीकाकरण एक लंबे समय से चल रहा है, तो हम लोगों ने भी शुरू किया है। ये तो हम लोगों को मानना ही पड़ेगा। जो कांग्रेस ने जो यहाँ पर वैक्सीनाइजेशन का काम किया, चाहे बीसीजी का टीका हो, चाहे पोलियो का टीका हो,
चाहे ट्यूबरकुलोसिस का टीका हो। तो टीका तो हमारे देश का एक पूरी चेन बनी हुई है, आज से नहीं, पिछले 60-65 वर्षों से। कांग्रेस नकारात्मक मानसिकता का प्रतीक कोई एक राजनीतिक दल है इस देश के अंदर तो कांग्रेस है, जहां प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कोरोना और कोरोना के लड़ाई के मुख्य सेनापति के रूप में केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया मान रही है, तो कांग्रेस के आंखों में किरकिरी पैदा हो रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। आम आदमी, नितांत आवश्यक लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने सेवा करने का काम किया, तो झारखंड की सरकार असफल और फिसड्डी साबित हुई थी कोरोना की लड़ाई में। आज वो अनाप शनाप बोल करके जनता को दिग्भ्रमित करने का फिर से प्रयास कर रहे हैं वैक्सीनेशन के सवाल पर। और रांची जेल चौक स्थित बिरसा मुंडा कारागार में निर्माणाधीन बिरसा मुंडा म्यूजियम का निरीक्षण केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, समीर उरांव, जनजाति मंत्रालय के सचिव दीपक खांडूकर ने किया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द इसे पूरा करें। संभवतः 12 मार्च को बिरसा मुंडा म्यूजियम का उद्घाटन होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यूजियम का उद्घाटन कर सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस यहीं ली। आइडिया उन्हें मृत्यु हो गई। महान स्वतंत्रता सेनानी, महान शांति के अग्रदूत के रूप में रिकॉर्डिंग करने का देशवासी, पूरा आदिवासी समाज उन्हें पूछता है। उन्हीं के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि यहाँ एक बड़ा संग्रहालय बने और आदिवासी समाज के वैसे महान भगवान बिरसा मुंडा को लोग जाने। उसके साथ साथ आदिवासी और आदिवासी समाज के ऐसे रणबांसुरों को भी लोग जाने। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले। उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई।
इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की, जहां तेजस्वी यादव ने राजभवन में राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान तेजस्वी के साथ आरजेडी के और भी कई नेता मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था का हाल चौपट है, हर दिन दुष्कर्म और मर्डर हो रहे हैं। बिहार में अधिकारी किसी की बात नहीं सुनते हैं। सत्ता संरक्षण और से बढ़ता जा रहा है। लूट, हत्या, जिसमें बड़े मामले ऐसे हैं जिसमें रुपेश सिंह हत्याकांड या मुजफ्फरपुर में रेप की घटना हो या मधुबनी की घटना हो, हमने महामहिम राज्यपाल जी को सारी सिचुएशन से अवगत कराया है और साफ तौर पे आंकड़ों के साथ सत्ता जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार समीक्षा बैठक की जा रही, उतना ही अपराध बढ़ता जा रहा है। छोटे मोटे जो रूटीन वर्क जो होते हैं, पुलिसिंग भी पटना जैसे राजधानी में भी पेट्रोलिंग व्यवस्था रात में पुलिस भी नहीं हो पाती और साफ तौर पे हम लोगों का स्पष्ट मानना है और कहना था जो थके हुए मजबूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिससे गृह डिपार्टमेंट या बिहार नहीं संभल रहा। और पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह महाराज का आज 354वां प्रकाश पर्व को लेकर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। 3 दिनों तक चलने वाला प्रकाश पर्व को लेकर पटना साहिब गुरुद्वारा फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सज धज कर तैयार है। गुरु महाराज के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है, जिसे लेकर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक की तरफ से 24 घंटे लंगर की व्यवस्था की गई है। साथ ही कोरोना के गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। प्रकाश पर्व को लेकर के विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से सभी तरह की जो हम लोग पूर्व से करते आए हैं, उसका संचालन के लिए सभी तरह की तैयारियां इसी प्रकार की गई है। 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का पूरी प्रतिनियुक्ति है और सभी प्रकार का जो आपको पूर्व के वर्षों में देखा गया वो सारी चीजें आपको मिलेगी। इस बार विशेष क्या है किस तरह के प्रशासन के द्वारा विशेष क्या रखा गया है, किस तरह प्रशासन सहयोग करेगी, क्या करेगी? प्रशासन सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सारे कार्य करेगी, किसी भी तरह की विधि व्यवस्था में कोई कटौती नहीं बरतेगी। सभी तरह का हर लेवल पे हर पॉइंट पे जो हम लोग आएंगे उसमें सभी तरह की तैयारी करेंगे। और रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव रोज खुलासे कर रहे हैं। आज आयोजित प्रेस वार्ता में पप्पू यादव ने सीनियर IAS अधिकारी प्रत्यय अमृत के साथ सौम्या नाम की एक सरकारी कर्मी की तस्वीर जारी कर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में तब अपराध रुकेगा जब अपराधी अधिकारी गठजोड़ समाप्त होगा। रुपेश सिंह के साथ संबंध को लेकर सुर्खियों में आए कटिहार डीएम कंवल तनुज के क्रियाकल्प पर उंगली उठाते हुए उन्होंने कहा है कि डीएम ने 400 से अधिक हथियार के लाइसेंस जारी किए हैं, जिसके लिए 2 से 6 लाख रुपए तक वसूले गए हैं और इसी में अधिकांश लाइसेंस अपराधियों को मिले हैं और ये एक ही थाना इलाके के लोगों को जारी किए गए हैं, जो जांच का विषय है।
पीएचडी में कौन ऐसा आईएएस है जो पहले बिजली विभाग में था, अब वो पीएचडी में आया, जहां 20% लगभग वसूली किया जाता है, उसमें कमीशन देना था। उस किसके माध्यम से नेताओं के पास जा रहा है? क्या उसमें रुपेश जी हैं? क्या संबंध है रुपेश जी का अन लोगों से? पूरे भारत में जितना लाइसेंस नहीं, बिहार में जितना लाइसेंस नहीं बना 400, उससे ज्यादा लाइसेंस कटिहार के डीएम ने बनाया। क्यों कटिहार का डीएम छुट्टी लेकर के भाग गया? क्यों नहीं है? और एक ही कटिहार जिले का एक ही थाना है, सहायक थाना। टोटल लाइसेंस का लेने वाले जो लोग हैं, सहायक थाना के अंदर ही उनका टेम्पोररी जगह क्यों है? और बिहार विधान परिषद की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में एनडीए की तरफ से शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने नामांकन किया है। ये दोनों सीटें बीजेपी कोटे की है, लेकिन एक सीट पर बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को विधान परिषद भेज रही है। बीजेपी उम्मीदवार सैयद शाहनवाज हुसैन के साथ साथ मुकेश सहनी ने आज उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दोनों उम्मीदवारों के नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समेत पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि विधान परिषद की 2 सीटें पिछले दिनों खाली हुई थी। एक सीट पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा चले जाने के कारण और दूसरी सीट पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा के विधायक बनने के कारण खाली हुई थी। सुशील मोदी की सीट का कार्यकाल अभी 4 साल और बचा हुआ है और इस सीट पर शाहनवाज हुसैन विधान परिषद भेजे जाएंगे, जबकि विनोद नारायण झा वाली सीट का कार्यकाल करीबन 1.5 साल तक बाकी है और इस सीट से बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को विधान परिषद भेज रही है। और खास करके एनडीए के तरफ से कल ही मुझे 3 बजे जानकारी प्राप्त हुआ कि मैं नॉमिनेशन कर रहा हूं विधान परिषद का। खास करके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने फोन करके सूचना दी है, उनके इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और एनडीए के तमाम हमारे नेता दल जीतन राम मांझी जी, सबके सहयोग से मैं विधान पार्षद के लिए मैं चुना गया हूं और इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। और ऐसी कोई बात ही नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी बिहार विधान परिषद की दी है। नीतीश कुमार जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि पहले भी मेरे जीवन में मेरे पहले मंत्री भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनके साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में मैं एमओएस था। लेकिन ठीक अटल जी के बाद मैं नीतीश कुमार जी के साथ वो मंत्रालय मर्ज हुआ कृषि में और मैं नीतीश कुमार जी के साथ उसमें एमओएस के नाते काम किया और मेरा सौभाग्य है कि मैं काम कर ही रहा था कि उसी बीच में माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उनके साथ बहुत लंबा अनुभव काम का रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा। एनडीए का पूरा सभा आ जाएगी। एनडीए का गठबंधन है, उसके चारों घटक दल हैं, मिलकर काम कर रहे हैं और सरकार में भी काम कर रहे हैं, सरकार के सहयोग में भी काम कर रहे हैं और दोनों लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उम्मीदवार बनाया गया, निर्वाचित होंगे और इन लोगों को मुझे पूरी बधाई है और सब मिलकर के काम करते हैं, सब मिलकर के काम करते हैं। और गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के पतागाई में अवैध बॉक्साइट लोड करते हुए 2 ट्रक सहित ट्रक चालक और ट्रक मालिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जिस जगह पर यह कार्रवाई की गई है उस जगह पर करीब 60 टन बॉक्साइट जमा किया गया था, जबकि घाघरा थाना क्षेत्र में एक भी बॉक्साइट डंपिंग यार्ड नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अवैध बॉक्साइट ढुलाई का काम हो रहा था। ये दोनों ट्रक गुलशेर हुसैन उर्फ बबलू खान के नाम से है। दोनों ट्रक चालक में एक हनीफ मुंडा और मनु मुंडा लिगिरपाट चैनपुर निवासी के नाम पर शामिल हैं और गुप्त सूचना पर घाघरा के एएसआई अजीत राय दल बल के साथ
पतगाई पहुंचकर दोनों ट्रक चालक के साथ एक अन्य पतगाई निवासी गुलशेर खान को पकड़ा और हालांकि गुलशेर खान ने पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गया, जो पुलिस की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा करता है, जिसके बाद लगातार पुलिस उसके खिलाफ छापेमारी कर रही है। ट्रक पकड़ा गया जिस पर बॉक्साइट लोड है और दोनों अवैध है। एक वाहन है JH08F 7953 और दूसरा है JH08E 6562। तो दोनों वाहन के चालक को भी पकड़ा गया है। एक का नाम अनूप मुंडा, पिता सुखनाथ मुंडा, साकिब डिग्रीपाट, थाना चैनपुर है। दूसरा मनु मुंडा, पिता सुखनाथ मुंडा, साकिब डिग्रीपाट, थाना चैनपुर, जिला गुमला है। ये दोनों का लिखित बयान लिया गया। इन लोगों के पास कोई परिवहन चालान या कोई अन्य कागजात नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये अवैध रूप से बॉक्साइट का खनन कर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। और बिष्टुपुर स्थित मुख्य बस्ती में अपराधी कालू घोष की पत्नी जूली घोष की हत्या को 15 दिन बीत चुके हैं, पर अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर है। इधर घटना के 15 दिन गुजर जाने के बाद मुखी समाज का आक्रोश फूट पड़ा है और मुखी समाज के लोगों ने बिष्टुपुर थाना पहुंचकर थाने का घेराव कर दिया। समाज के लोगों ने थाने में नारेबाजी भी की। मुखी समाज के मुखिया सुरेश मुखिया ने कहा कि जूली घोष की हत्या के 15 दिन गुजर चुके हैं। इस बीच पुलिस कई बस्ती के कई निर्दोष लोगों को थाने में पूछताछ के लिए बुला रही है। इसके लिए पुलिस बस्ती के लुड्रू घोष की मदद ले रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस लुड्रू घोष की मदद से सभी निर्दोषी युवकों को थाने में पूछताछ के लिए बुलाती है और दिन भर थाने में ही रखती है। इसी बात को लेकर थाने का घेराव किया गया। बता दें कि 3 जनवरी की शाम को जूली घोष की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। का बड़ी दर्दनाक तरीके से उन्हीं के घर में ही अज्ञात लोगों ने हत्या कर दिया गया था। उसी मांग को लेकर हम लोगों ने डीसी साहब, जिंद एसपी साहब, कोल्हान डीआईजी, मुख्यमंत्री तक को हम लोग लेटर लिख के दिए हैं और 15 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। इसी सिलसिले पर थाना प्रभारी और डीएसपी साहब अपना काम कर रहा है, लेकिन बेकसूर और निर्दोष लोग को पूछताछ कर के लाया जा रहा है। जो वो लड़का लोग एकदम कहीं दूर दूर के इस हत्याकांड में शामिल नहीं है। वो सुबह से लेकर रात तक बैठा जा रहा, डेली बुलाया जा रहा। उसके बाद मेरा थाना प्रभारी से सवाल है कि जो परिवार में हत्या हुआ है और जो व्यक्ति संदिग्ध है, जो शक के घेरे में है लुड्रू घोष, उसको बुलाया जा रहा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।